हेलो एवरीवन। आज है 18 ऑफ द जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस या उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं उनके जितने भी फैक्चुअल या जितने भी एडिटोरियल होते हैं उनका हम फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो यहीं से न्यूज़ आर्टिकल्स को उठाकर पैसेज बनाकर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए चलते हैं, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। आज है 18 ऑफ द जून 2024 और जैसा कि हम करते हैं कि जिस दिन जो डे होता है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज कौन सा डे है? तो आज इंटरनेशनल पिकनिक डे। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, पिकनिक को प्रमोट करते हैं कि हमें अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना चाहिए। ठीक है, किस पर्पज से? वहाँ पे घूमना फिरना है ना, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, इसके लिए हमें पिकनिक पे जाना चाहिए। तुमने देखा होगा बच्चों को स्कूल के अंदर भी ले जाया जाता है, कॉलेज में भी ले जाया जाता है। ठीक है, तो हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ हम उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आज की जो फर्स्ट न्यूज आर्टिकल है। सबसे पहले तो समझना, 9 किल्ड इन द रेल एक्सीडेंट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 9 लोगों की डेथ हो गई। किसकी वजह से? रेल एक्सीडेंट। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि एक ट्रेन आ रही थी, मैं कह सकता हूं कि जो एक थी पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, कंचनजंगा एक्सप्रेस। और कंचनजंगा कहां पे है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा आपके माउंटेन का भी नाम है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो कंचनजंगा ट्रेन थी ये किस में जाकर मर्ज हो जाती है? तो तुम्हारे सामने दिख रहा होगा ये क्या है, इसमें लोकल मैं कह सकता हूं कि जो आपकी मालगाड़ी होती है ना उसके अंदर जाकर ये टकरा जाती है। अब हुआ क्या इसकी वजह से? कहां पर हुआ ये पूरा का पूरा इंसिडेंट? तो याद रखना कहां पर? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कितने लोगों की डेथ हो गई? तो लगभग 9 लोगों की डेथ हो गई। अगर पूछे कि कहां पर था, तो न्यू जलपाईगुड़ी जो स्टेशन है उससे 10 किलोमीटर पहले ये पूरा इंसिडेंट होता है, सुबह 8:55 पे। अब ये तो चलो बेसिक सी न्यूज हो गई, ठीक है, हमने पढ़ लिया, हम उसको आगे क्रॉस कर गए। लेकिन अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो आपसे पूछेगा कि जो ट्रेन इंसिडेंट होते हैं, जो ट्रेन की ट्रेजेडीज होती हैं, क्या वो कॉमन है? आपसे पूछ लेगा ट्रेन लाया कौन था, ट्रेन कहां से आई, सबसे पहले हु इंट्रोड्यूस्ड ट्रेन इन इंडिया। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं इसके इंसिडेंट की। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, याद करो लास्ट ईयर आपके उड़ीसा में एक जगह है, कौन सी? बालासोर। उस बालासोर के अंदर भी ट्रेन एक्सीडेंट होती है जिसमें 2 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं। 296 लोगों की क्या हो जाती है, उसमें डेथ हो जाती है और उसमें बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, उसमें इंजर्ड भी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी छोड़ो, उससे पहले अगर मैं बात करूं 1951 से अब तक, है ना, जब से हमने रेलवे का नेशनलाइजेशन किया है 1950 के बाद से, तब से लेकर अब तक लगभग 15,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। किसमें? ट्रेन एक्सीडेंट में। तो ट्रेन एक्सीडेंट एक कॉमन सा मैं कह सकता हूं कि होता तो किसकी वजह से है, तो बाय मिस्टेक, लापरवाही से हो जाता है ना। जो ट्रेनों का जो टाइमिंग होता है, देखो दुनिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर अगर कोई है ना तो इंडियन रेलवेज है। और इंडियन रेलवे को क्या कहते हैं? तो याद रखना इंडियन रेलवे को क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का लाइफ लाइन भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी इसमें इजिली ट्रेवल कर सकता है। अगर आप 10 रुपए की टिकट लगेगी, आपकी 20 रुपए की लगेगी, तुम जयपुर से दिल्ली पहुंच जाओ। लेकिन अगर मेरे पास ट्रेन नहीं है, मेरे पास पैसेंजर ट्रेन की टिकट नहीं है, ट्रेन नहीं मिली, मुझे बस में जाना पड़ा, तो 500 से 700 रुपए लग जाते हैं। तो जो गरीब आदमी है उसके लिए ट्रैवल करने का सबसे ईजी तरीका है। और जो गुड्स होती हैं, जो सामान होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर इजिली पहुंचाया जा सकता है। अब इसीलिए इसको क्या कहा गया? लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। और यही वजह थी, याद रखना, जब 1991 में जब हमारे यहां पर एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे, है ना, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो लेकर आए थे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें जो प्राइवेटाइजेशन है उसी को डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। उस प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया? देखो लिबरलाइजेशन में ये किया गया कि सभी को लाइसेंस फ्री कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे। ठीक है, इतने भी नहीं आए थे कि इमरजेंसी लगे, लेकिन हाँ आ गए थे। तो उससे निकलने के लिए मनमोहन सिंह जी क्या लेकर आए? एलपीजी, लिबरलाइजेशन। हमने देखो पहले हमारी कंट्री हुआ करती थी सोशलिस्ट, ठीक है, फिर 1976 में हमने सोशलिस्ट जोड़ा था, सोशल, सेकुलर और ये सब वर्ड जोड़े थे, इंटीग्रिटी। फिर हम धीरे धीरे बर्बाद होने लगे, तो हमने क्या किया? सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। आज हम बीच में। सोशलिज्म क्या होता है कि हर चीज पर सरकार का राइट होना, कैपिटलिज्म ये होता है कि प्राइवेट लोगों के पास प्रॉपर्टी होना। ठीक है, तो उसी टाइम पर हमने क्या किया? लाइसेंस फ्री कर दिया।
पी से क्या बना, प्राइवेटाइजेशन। उसी टाइम पर हमने प्राइवेटाइजेशन किया सबका, लेकिन हमने इंडियन रेलवे का नहीं किया, क्योंकि उससे लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको प्राइवेट नहीं करना चाहिए था। आज गवर्नमेंट उसको प्राइवेट कर रही है, बाद की बातें हैं, ठीक है। और किसको नहीं किया गया, एटॉमिक पावर को नहीं किया गया, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंसिडेंट की। लगभग देखो 2021 में आपके बिहार में, है ना, बिहार के अंदर एक जगह है, वहां पर क्या हुआ, एक रिवर बनी हुई है बेसिकली, है ना। उस रिवर के ऊपर से ट्रेन जा रही थी, बीच में जिस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जा रही थी, वो ब्रिज क्या हुआ, टूट गया, ठीक है। 2021 नहीं, इसे पहले की बात है, ठीक है, काफी पहले की बात है। अब जैसे ही ये ब्रिज टूटा, तो ब्रिज के टूटने के बाद इसके अंदर ट्रेन गिर जाती है और लगभग 740 लोगों की डेथ हो जाती है, लगभग 700 लोग उसमें मारे जाते हैं, 740 to 750। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन इंसिडेंट ऐसा कोई बात नहीं है, होते रहते हैं, लेकिन हाँ, अगर कभी एग्जाम से पहले ऐसा हुआ है और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, रेलवेज के बारे में, ट्रेन्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हु इंट्रोड्यूस्ड ट्रेन इन इंडिया, तो लॉर्ड डलहौजी। देखो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली ट्रेन चली थी इंडिया में। और वो ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से लेकर जो ठाणे वहां पर जगह है वहां तक चली थी, लगभग 34 किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए हम किसको कह देते हैं, फादर ऑफ द इंडियन रेलवेज, लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी क्यों लेकर आए, तो समझना, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे तो ब्रिटिशर्स ने ट्रेड मोनोपोली दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी वहां की क्वीन ने, वहां की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दे दी। इनिशियली 15 ईयर के लिए थी, धीरे धीरे बढ़ाते 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 ये 1813 तक पहुंची। और जैसे ही 1813 आया, तो 1813 के टाइम पर क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो नेपोलियन था उसका रूल बढ़ने लगा। तो उसने क्या किया, ब्रिटेन के चारों तरफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक लगा दिए। अब ब्रिटेन का माल वहां बिक नहीं रहा था, उनके पास हमारे देश के ऊपर वो रूल करते थे, तो उनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए। देखो वहां पर ब्रिटेन में आ चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रीज बहुत आ चुकी थी, सामान इतना बन रहा था, उसको बेचना जरूरी था, यूरोप में बिका नहीं नेपोलियन की वजह से, तो उनकी मजबूरी हो गई उसको भारत में बेचें। और भारत में बेचने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड मोनोपोली को तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दी थी उसको तोड़ दिया। तो 1813 में ट्रेड मोनोपोली क्यों तोड़ी गई, ताकि वहां के इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोडक्ट को यहाँ लाए जा सके। और तभी से इंडिया में ट्रेन और ये सब आना शुरू हो गए। और जब यहाँ पे ट्रेन आना शुरू हो गए, वहां की इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई, तभी आपने पढ़ा होगा 1813 के अंदर ही पहला क्या दिया आता है भारत में, एजुकेशन बजट भी आता है। और पहला एजुकेशन बजट 1 लाख रुपए का वो प्रेजेंट करते हैं, जिसमें तुम्हें पढ़ाया लिखाया जाता है। तो एक बात समझना, ब्रिटिशर्स बेसिकली आपके इंडिया को सेंट्रलाइज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे भारत में हमारे प्रोडक्ट बिकें, इसीलिए तुमने पढ़ाना लिखाना शुरू किया। उस समय हमारी जितनी भी सोसाइटी में बुरी चीजें चलती थी, है ना, जैसे सती प्रथा हो गया, ठीक है, आपकी विडो रीमैरिज नहीं होती थी उसके बाद, है ना, तो इन सबको एलिमिनेट करना किसने चाहा, ब्रिटिशर्स ने। क्यों, क्योंकि उनको रूल तुम पे करना है, और तुम पे अगर रूल करना है, फ्यूचर पे रूल करना है, तो उन्होंने क्या किया, तुम्हारे अकॉर्डिंग काम किए। और इसी चक्कर में, इसी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक के चक्कर में 1810 के बाद क्या आनी शुरू हो गई, रेलवे। ये तो होगा नहीं कि एक दिन में आके ट्रेन चल जाएगी, पटरियां बिछाई गई होंगी, स्टेशन बने होंगे, है ना, जगह जगह लोकेशन चूज की गई होंगी। तो पहली ट्रेन इस चक्कर में चली कब, 1853 के अंदर। किसने चलाई होती है, लॉर्ड डलहौजी। उस समय इंडिया के क्या होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। याद रखना, वाइसराय 1857 की रिवोल्ट के बाद बनाए जाएंगे, ठीक है, 1858 के बाद। अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे करके भारत में क्या आ जाती है, ट्रेन आ जाती है, ठीक है। और जब अंग्रेज यहां से चले गए, तो जो ट्रेन थी, जो रेलवे थी, उसका हमने क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन। तो आपसे पूछेगा कि उसका रेलवेज का नेशनलाइजेशन कब हुआ। नेशनलाइजेशन मतलब हमने उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कब बना लिया, तो 1950 के अंदर हमने उसका क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछेगा रेलवे मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो याद रखना, डॉक्टर ई श्रीधरन को हम क्या कहते हैं, रेलवे मैन ऑफ इंडिया। चलो आपके लिए घर से क्वेश्चन दे दिया मैंने पहले ही उसमें स्लाइड में, कि हु इज नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ये तो मैंने लिखा क्या, रेलवे मैन ऑफ इंडिया। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो रेलवेज है, देखो जब रेलवे स्टार्टिंग में आई, अच्छा एक बात समझना, 1858 में जब रिवोल्ट हुई, तो उसके बाद हम एक देश के अंडर चले गए। और जब हमारे यहाँ पर एक क्वीन का, या कह सकता हूं एक देश का रूल होने लगा,
तो हमने क्या सोचा, या उस समय हमारे यहां पर क्या आने लगे, बजट आने लगे। तो सबसे पहली बार जब बजट आया 1860 में जेम्स विल्सन लेकर आया, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बजट आने लगा। तो एक बात याद रखना, रेलवे से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जब हमारे यहां पर बजट आया तो 1860 से लेकर और 1924 तक जो आपका जनरल बजट होता था वो रेलवे बजट के साथ आता था, एक साथ आते थे। लेकिन 1924 में एक कमेटी बनती है जिसका नाम क्या होता है, एकवर्थ कमेटी। और एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 1924 के बाद ये जो आपका रेलवे बजट है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, किससे, तो आपके जनरल बजट से, ठीक है। फिर आगे चलकर 2016 के अंदर, आगे चलकर 2016 के अंदर एक कमेटी बनती है विवेक देब्रॉय, क्या नाम है उसका, विवेक देब्रॉय। और विवेक देब्रॉय कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, ये फैक्चुअल पॉइंट याद रखना, क्या किया गया दोबारा से, आज तक है ना, एट प्रेजेंट तक 2016 से एट प्रेजेंट तक जो रेलवे बजट है और जो आपका जनरल बजट है वो दोबारा से साथ साथ आने लगे, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कब किया गया, 1924 में, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, एकवर्थ कमेटी। फिर पूछेगा उनको दोबारा से एक साथ मर्ज कब कर दिया गया, तो 2016 कब रेलवे और उसको मर्ज कर दिया गया। और करने वाले कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस समय, तो कौन थे उस समय, अरुण जेटली उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और आपको पता है कि बजट कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर बजट फरवरी के महीने में नहीं आ पाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले हमेशा बजट लास्ट डेट को आता था फरवरी में, लेकिन अब से 2017 के बाद से क्या हो गया, 1 फरवरी को आ जाता है, ठीक है। ये बाद की बातें हैं, ठीक है। बजट का आर्टिकल कौन सा है, 112, मनी बिल का 110, वो हम सब पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, समझ गए। तो अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो इंडिया है, उस इंडिया में जो रेलवे है उसमें सबसे पहले कौन सा बना होता है, तो सबसे पहले रेलवे जोन कौन सा था, आज के दिन कितने रेलवे जोन है, तो याद रखना आज के दिन इंडिया के अंदर 18 रेलवे जोन है, 18। और अगर पूछे सबसे पहला कौन सा रेलवे जोन था, तो याद रखना रेलवेज की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। फर्स्ट रेलवे जोन कौन सा बना होता है, तो साउदर्न रेलवे जोन, साउदर्न रेलवे जोन। और साउदर्न रेलवे जोन कब बना था, 1905 में। और कहां पर बना होता है आपका, चेन्नई, ठीक है। और जब इंडिपेंडेंट हो गए तो 1951 में भी अप्रैल के महीने में सबसे पहले इसी को हमने अपना मान लिया, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि लास्ट कौन सा बना है, तो लास्ट 18th कौन सा है, तो उसका नाम याद रखना कौन सा आपका, विशाखापट्टनम। कौन सा बना था, विशाखापट्टनम रेलवे जोन, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी, ओके। आपसे अगर पूछे कि रेलवे के कोचेज कहां पर बनते हैं, तो याद रखना इंडिया में रेलवे के कोचेज 3 जगह बनते हैं। सबसे पहले चेन्नई, है ना, वहां पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लगी थी सबसे पहले, ठीक है, 1950s में, ठीक है। उससे पहले बाहर से आते थे, ध्यान रखना, क्योंकि ब्रिटिशर्स लेकर आते थे, यहाँ पे नहीं बनते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमने दूसरी फैक्ट्री लगाई, कहां पर, तो वो लगाई हमने कहां पर, आपकी कपूरथला, जो कि पंजाब में है, फगवाड़ा के पास, ठीक है। उसको नाम दिया गया रेलवे कोच फैक्ट्री। और जो तीसरी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, वो अभी बन रही है कहां पर, आपके बरेली के अंदर, उत्तर प्रदेश। जब वो बन जाएगी, जब उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो वो भी काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना, किससे रिलेट करते हुए, आपके रेलवेज से रिलेट करते हुए, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, MP is 27 times wealthier than an average urban household। देखो, मैंने कहा कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमसे, जो एवरेज इंडियन अगर है, एवरेज मिडिल क्लास का कोई बंदा है, तो उससे 27 टाइम्स ज्यादा अमीर आदमी है वो। अब सोचो कि हम अपने देश को चला रहे हैं, तो हमें अपने देश को देखो, हमें देश का डेवलपमेंट करना होता है बेसिकली। तो हमें देश का डेवलपमेंट करना है तो हमें ऐसे आदमी को चूज करना चाहिए जो देश के बारे में सोचे, ना कि वो वेल्दियर हो या वो पैसे वाला हो। आजकल यही ट्रेंड हो चुका है। एक वो जमाना था, लाल बहादुर शास्त्री जैसे पीएम बनते थे, ठीक है, जो कभी पार्लियामेंट उसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहे, हमेशा अपनी झुग्गी झोपड़ी में रहे, ठीक है। उन्होंने ऐसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जिन्होंने फटी हुई धोती पहनकर शपथ ली होती है,
क्योंकि जब उनको कॉल आता है कि हाँ भाई कल तुम्हें पीएम बना रहे हैं, तो उनके पास 2 ही धोतियां थी, ठीक है। तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे क्या पहनना है, तो उसकी वाइफ कहती है कि देख लो 2 धोती हैं, तो कहता है ठीक है प्रेस वाली दे देना। तो वाइफ कहती है कि जो प्रेस है वो फटी है, जो नहीं फटी है उसमें प्रेस नहीं है। तो उसने कहा ठीक है मैं फटी वाली पहन जाऊंगा, तो फटी हुई धोती पहनकर वो पीएम के ओथ लेते हैं। ऐसे आदमी थे कि उनको पंडित नेहरू कहते रहते थे जाओ जम्मू कश्मीर में घूम के आओ, देख के आओ जम्मू कश्मीर कैसा है, वहां पे मतलब कैसा, मतलब हालात कैसे हैं वहां पे, है ना। तो जाते नहीं थे। 3-4 बार ऐसा हुआ, उन्होंने पूछा डांट कर कि भाई क्यों नहीं जाते तुम। तो नेहरू को वो बताते हैं कि मैं चला तो जाऊं लेकिन मेरे पास जैकेट नहीं है, जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है। तो सोचो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे हुआ करते थे। मतलब जो नेता हैं वो ऐसे ग्राउंड से जुड़े हुए जब तक नहीं होंगे तब तक देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। आजकल क्या ट्रेंड आ चुका है कि मान लो मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, मेरे पास लेकिन पैसा नहीं है, है ना। मेरे विचार अच्छे हैं, मेरी सोच अच्छी है, मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं पैसा नहीं रखता। दूसरे वाले के पास पैसा है, उसने पैसे बांटे, वो बन गया। तो क्या ये सही होना चाहिए? तो इसका क्या कोई क्राइटेरिया होना चाहिए? तो इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। अगर आप क्राइटेरिया डिसाइड कर दोगे, है ना, तो उससे क्या होगा, जो गरीब आदमी पढ़ नहीं पाता वो बेचारा नहीं लड़ पाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो आज की जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अगर मैं सिनेरियो की बात करूं, है ना, तो आज की पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं वो लगभग कितने हैं, 27 टाइम्स वेल्थियर हैं। जैसे कि ओवर 75% ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन 2024 डिक्लेयर्ड एसेट्स वर्थ 3 करोड़ और मोर। ठीक है, ये तो उनकी वो है जो सामने दिख रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे जो वेल्थ ऑफ पॉलिटिशियंस बढ़ रही है इसको कंट्रोल किया जाए, वही सब बात इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जब कोई पॉलिटिशियंस इलेक्शन में खड़ा हो और जब वो कहे कि हाँ मुझे जिताओ, तो सिंपल सा एक होना चाहिए, हमारा 5th पिलर होता है क्या, हमारा मीडिया, दोनों को बीच में बैठाओ, दोनों की डिबेट कराओ और उनसे कहो कि तुम क्या करोगे हमारे लिए, तुम क्या करोगे। दोनों जो अच्छी बातें कहे कि मैं देश के लिए ये करूंगा, उसको वो तुम वोट दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, कौन 5,000 दे रहा है, कौन 10,000 रुपए दे रहा है एक वोट के, हम उसे वोट दे देते हैं, बाद में वही लोग हमें लूटते रहते हैं और ये चलता रहता है। तो अगर आप एज ए एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है, पढ़े लिखे हो, तो तुम्हें ये बातें सोचनी होंगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एनवायरनमेंट को लेकर किसी ने कोई बात नहीं की कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाएंगे, है ना। सब अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। कोई कहता है धर्म के नाम पर वोट दे दो, कोई कहता है जाति के नाम पर दे दो, कोई कहता है कि सामने वाला मांस मछली खाता है तो वोट दे दो, कोई कहता है कि मैं ये हूं मुझे वोट दे दो, लेकिन किसी ने तुम्हारी बातें नहीं की। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि देश में सरकार ही नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब तक हम नहीं डिमांड करेंगे वो लोग ऐसा नहीं करने वाले। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको बात को यहीं रोक देते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है किसकी बात कर रहा है, एमपीज की। और आपको पता है कि एमपी क्या होते हैं, तो आई थिंक सभी जान चुके होंगे क्योंकि इलेक्शन भी हो चुका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना, जो लोकसभा में होता है उसे भी एमपी कहते हैं, जो राज्यसभा में होता है उसे भी एमपी कहते हैं। जो लोकसभा में होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है आपके द्वारा, है ना, और जो राज्यसभा में होता है वो इलेक्टेड तो होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो, ठीक है। लोकसभा में टोटल आज के दिन 543 सीट है, पहले 545 थी। 2 सीटों को 2020 में हटा दिया गया था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिसके बाद जो एंग्लो इंडियन होता था उसको हटा दिया। आज के दिन क्या है, 543। ध्यान रखना, इससे पिछले वाले इलेक्शन में 545 थी, एक्चुअल पूछे तो 552 सीटें हैं। लेकिन अगर मैं 545 करूं तो इसका डिवीजन क्या था, 543 और 2, ये 2 एंग्लो इंडियन को हमने हटा दिया तो बचा 543। ये 7 कहां पर चले गए, तो ये हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा में कितने होते हैं, 245, एक्चुअल में है 250। 5 कहां चले गए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चले गए, ठीक है। और 245 का डिवीजन भी हम पढ़ चुके हैं। 233 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। और नॉमिनेट कौन करता है इनको, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। आर्टिकल नंबर 80 के 3 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों को ही क्या कहते हैं हम लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और स्टेट असेंबली में जो होता है उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वर्कर क्लीनिंग। देखो, सीवियर लाइन डाइज, 2 ब्रदर्स जंप इन टू सेव हिम, 1 लूजेस द लाइफ, अदर क्रिटिकल। देखो हुआ क्या, एक बहुत ही मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा इशू है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बात समझना, हर किसी को राइट टू लाइफ है ना। थोड़ा सा समझना इसका बेसिक, मैंने कहा आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, राइट टू लाइफ।
सभी को जीने का अधिकार है, राइट टू लिव, है ना। लेकिन कैसे? विद डिग्निटी। कैसे जीने का राइट है? विद डिग्निटी। अगर मैं डिग्निटी से नहीं जी रहा हूं तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। सरकार को चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सबकी डिग्निटी मेंटेन हो, अच्छा खाना पीना मिले, ये सब। अब एक बात बताओ, अगर मैं ब्राह्मण घर में पैदा हो गया, ठीक है, तो मैं ये सब काम नहीं करूंगा, सीवर लाइन की सफाई नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं एक SC ST के किसी कास्ट में पैदा हो गया जो यही काम करते हैं, जो सीवर की सफाई करते हैं, तो क्या ये बात बताओ, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस आदमी की डिग्निटी खराब हो रही है? अगर मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो समझना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। कानून के सामने सब बराबर है। कहां बराबर है? एक ही पर्टिकुलर काम को एक ही पर्टिकुलर टाइप के लोग करते हैं, बाकी से करवाओ तुम, तो इक्वालिटी तो रही नहीं वहां पे, तो इसका वोलेशन हो गया सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद कौन सा? क्योंकि 5 ग्राउंड्स के बिहाफ पर वोलेशन नहीं होना चाहिए ना, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और ये रेसिज्म के बिहाफ पर, यहां तो होता है। दूसरा आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। हो रहा है तुम्हारे सामने, है ना। 5 ग्राउंड्स के बिहाफ पर एक पर्टिकुलर कास्ट से तुम ये काम करा रहे हो, तो इसका वोलेशन कर दिया तुमने। उसके बाद कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? बैन ऑन द अनटचेबिलिटी। क्या होती है अनटचेबिलिटी? तो अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि पहले क्या होता था हमारे यहां पर सोसाइटी में, जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को छूना भी पाप मानते थे। अगर किसी ने छू लिया तो घर पे जाके नहाते थे। सोचो हम कैसे समाज में रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, जब वो जिंदा थे, है ना, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा रिलीजन दुनिया में सबसे अच्छा है। क्योंकि वो कहां पर गए थे? वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, जो सबसे पहली बार हुई थी शिकागो, और वहां पर उन्होंने इंडिया के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, पूरी दुनिया को हमारे सनातन धर्म के बारे में पता चला। लेकिन वो भी एक लाइन कहते थे कि मेरा जो धर्म है ना, वो एक रसोई में कैद होके रह गया है, एक रसोई में कैप्चर हो गया है। क्यों कहते थे? क्योंकि उस टाइम पर जो नीची कास्ट के लोग थे उनको रसोई तक आना भी मना, अलाउड नहीं था, और बाहर भी अगर छू लिया तुमको तो उसको नहाना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, राहुल गांधी उसकी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस समय MP के अंदर वो किसी एक गांव में कहीं घूम रहे होते हैं, तो 2-4 लेडीजें बैठी होती हैं जो अपने चप्पलों को हाथ में लेकर बैठी होती हैं और ऐसे जमीन पर बैठी होती है उकड़ू। उससे पूछते हैं राहुल गांधी कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तो कहती है कि हम किसी हायर कास्ट के आदमी के सामने ऐसे नहीं बैठ सकती। मतलब उनके गांव में आज भी ये चलता है कि अगर किसी ब्राह्मण बनिए का किसी बड़े आदमी का घर है, तो लेडीजों को या उस कास्ट के लोगों को अपनी चप्पलें निकाल के हाथ में लेके उसके घर के आगे से जाना है एज ए रेस्पेक्ट। तो सोचो आज हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कहां पर है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, ये भी तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। और समझ में आ रही है? और उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, डिग्निटी। क्या ही डिग्निटी रह जाएगी उस बेचारे की, जिसको यही नालियां साफ करनी है, उसके बच्चों को भी यही नालियां साफ करनी है, क्योंकि एजुकेशन तो मिलती नहीं है उन लोगों को। तो क्या उसकी डिग्निटी मेंटेन हो रही है? नहीं हो रही। तो देखो कितने सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उनके साथ। तो हमें कुछ तो करना चाहिए। और ये वही न्यूज है, अभी एक बच्चा एक बंदा साफ कर रहा होता है, वो उसमें गिर जाता है, उसको बचाने के चक्कर में 2 भाई उसमें कूदते हैं, एक मर चुका है और एक की क्रिटिकल कंडीशन है। तो बताओ आज हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ दूसरा भारतीय है, तो हमें कुछ तो करना चाहिए ना इनके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है होना चाहिए। जैसे अनटचेबिलिटी के लिए आपने सुना होगा, आर्टिकल 17 को बिहाफ बनाकर SC ST एक्ट लाया गया। और SC ST एक्ट कब आता है? 1989, जिसमें कह दिया प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज, है ना। मतलब क्या है कि अगर तुमने किसी को उसकी जाति या उसके कास्ट के नाम से बुलाया तो तुम्हें सीधा जेल हो जाएगी। बाद के अंदर उसके ऊपर क्या होगी? इंक्वायरी होगी, और अगर तुमने कहा होगा तो जेल हो जाएगी, वरना छोड़ देंगे। लेकिन केस तो लग गया। तो सोचो ये बुरा भी है अच्छा भी है। उस समय इतना बुरा हाल था, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था। महात्मा गांधी जी को भी पता थी ये बात कि डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में। उन्होंने खुद SC ST के लोगों को हरिजन का नाम दिया कि तुम तो भगवान के द्वारा भेजे गए लोग हो। वो खुद ये सब नालियां साफ करते थे, लोगों के काम करते थे, ये बताने के लिए कि हम सब यूनाइटेड हैं। और उनको करने का पर्पज एक ये भी था कि भारत को आजादी चाहिए, तो हर आदमी को साथ होना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण बनियों में और SC ST में देश टूटेगा तो आजादी मिलेगी कैसे? तो उन्होंने भी बहुत एफर्ट किए। SC ST एक्ट लाया गया कि तुमने किसी को जाति के नाम पर बुला दिया तो जेल में डाल दिए जाओगे। अब सोचो लोगों में इतना डर बैठ गया, आज हमारे पूर्वजों में, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनके अंदर इतना डर बैठ गया कि जेल हो जाएगी। आज हम देखो कहां पहुंच चुके हैं, आपको खुद नहीं पता होगा। आपकी क्लास में बगल वाला बच्चा किस कास्ट का बैठा है, उसको राइट टू एजुकेशन भी मिल रहा है आज के दिन, उसको लाइफ विद डिग्निटी जीने का भी राइट मिल रहा है, अच्छी अच्छी जगह जॉब भी पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो किसकी वजह से हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। लेकिन आज भी इस सेक्टर में कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता नजर आता है, ठीक है। और उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, वही इसमें लिखा हुआ है जस्ट, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा समझना,
कुछ एक्ट्स थे जो उस समय आए थे, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, रिकॉग्नाइज्ड डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस। इसको क्या कहा गया था कि कोई अगर मैनुअल स्क्वेंजर करता है तो उसको क्या कहा गया, डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस। ठीक है, 2017 से अब तक लगभग 351 लोगों की डेथ हो चुकी है इस सेक्टर में। ठीक है, स्वच्छता उद्यमी योजना लाई थी सरकार 2 अक्टूबर 2014, और ये किसने चलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट। ये कुछ फैक्चुअल डाटा याद रखना। ठीक है, नमस्ते स्कीम, अब आती है हमारे काम की स्कीम। नमस्ते स्कीम कब आई थी, 2022। ठीक है, कितने रुपए की स्कीम थी, 100 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किए गए थे। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। समझना सरकार ने क्या किया उसमें 2022 में कि जो सफाई होती है ना उसमें मैनुअल स्क्वेंजर की जगह क्या करो, रोबोट यूज कर लो। तो हमने क्या किया, नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया, और नमस्ते स्कीम में क्या किया हमने, रोबोट्स का यूज किया। आपसे पूछेगा पहला स्टेट कौन सा था जिसमें रोबोट्स का यूज करके सीवर लाइन की सफाई की गई, तो कौन सा था, केरला। याद रखना फर्स्ट स्टेट कौन सा था, फैक्चुअल पॉइंट याद रखना, केरल। ठीक है, और वो जो रोबोट यूज हुआ था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम भी याद रखना, बैंडीकूट। क्या नाम होता है इसका, बैंडीकूट रोबोट। ठीक है, तो एक अच्छी स्कीम थी। ये इंसिडेंट ना हो तो हमने क्या किया, रोबोट लगा दिया, उसमें हाई टेक्नोलॉजी यूज कर ली, कैमराज अच्छे लगा दिए, है ना। अब देखो ऐसा क्यों करना पड़ा, वो बेचारा आदमी कर रहा है सफाई, वो बाहर आता है, सोसाइटी में डिग्निटी खत्म हो चुकी है, हो सकता है वो बहुत सारी बीमारियां लेकर आए, सोसाइटी में हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर दे। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने रोबोट्स यूज करना शुरू कर दिया। कौन सी स्कीम थी, नमस्ते। आपसे पूछेगा कौन सा उसमें फर्स्ट रोबोट यूज हुआ, तो बैंडीकूट। ये सारे क्या हैं, फैक्चुअल पॉइंट जो तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। समझ गए, ओके। उसके बाद चलते नेक्स्ट। जैसे नमस्ते स्कीम क्या क्यों लाई गई थी, तो देखो इसमें लिखा हुआ है जीरो फैटलिटीज इन द सैनिटेशन वर्क। ठीक है, द बिल्डिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट 2013, ये उसी की बात कर रहा है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अभी मैंने बता दिया 1989। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज चलाती है सरकार, स्वच्छ अभियान ऐप लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाती है। ठीक है, और याद रखना सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था कि जो बंदा 1993 के बाद से अगर वो सीवर लाइन की सफाई करते हुए मर जाता है तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए तक का क्या सरकार देगी, कंपनसेशन देगी। और मैं तो कहता हूं कि 10 लाख नहीं, उसको कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी को साफ कर रहा है और उसके चक्कर में उसकी डेथ हो जा रही है बस इस वजह से कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट में है। अगर मैं किसी ब्राह्मण से कहूं या किसी बनिए से कहूं, किसी ठाकुर से कहूं, किसी से कहूं, तो कोई ये काम नहीं करेगा, लेकिन उनकी मजबूरी भी है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कह सकता हूं कहीं ना कहीं कमी भी है, इसी को पूरा करने के लिए सरकार ये सब काम करवाती है, जैसे नमस्ते स्कीम, सफाई अभियान, ये सब लॉन्च करती है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं मुझसे जस्ट नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। एनवायरमेंटल माइलस्टोन, ओजोन डिप्लेटिंग HCFC। ठीक है, शोज ड्रॉप इन लेवल 5 years ahead ऑफ द टारगेट ईयर। देखो HCFC जो है ना, जैसे आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए हमने टारगेट बना रखा था, उसके जस्ट 5 साल पहले हमें क्या मिल रहा है, उसके अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कम देखने को मिला। तो एक्चुअल समझना होता क्या है, देखो हमारे एनवायरनमेंट में एक ओजोन लेयर होती है बेसिकली, है ना। मैं थोड़ा सा इसके आगे चलने की कोशिश करता हूं, फिर हम इस पे आएंगे। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल कितनी लेयर्स हैं, तो देखो सबसे नीचे कौन सी है, समझना कुछ बेसिक पॉइंट इसके। सबसे नीचे कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, देन अगेन एक्सोस्फेयर। तो आपसे पूछेगा ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, तो बादल बनते हैं। आपसे पूछेगा बादलों का होना, ठीक है, रेन कहाँ पर होती है, रेन प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो आपकी ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, और जो हॉट एयर बैलून होते हैं वहाँ का कहाँ पर चलते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। फिर आ जाती है आपकी कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अंदर आपके एरोप्लेन चलते हैं। इसके अंदर ओजोन लेयर होती है, याद रखना 90% ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, 10% इसमें भी मिल जाती है। ठीक है, तो आपको पूछे मेजरली कहां पर पाई जाती है, तो याद रखना स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर पूछे कि थोड़ा बहुत हिस्सा कहां पर मिलता है, तो ट्रोपोस्फेयर में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आती है मीसोस्फेयर, यहां पर क्या होता है, मीटियोर्स। देखो जब हमारे सरफेस की तरफ एस्टेरॉइड आते हैं, है ना, बड़े बड़े एस्टेरॉइड, और जब वो आते हैं तो हमारे सरफेस में, जब हमारे एनवायरमेंट में एंटर करते हैं, तो हमारे एनवायरमेंट में जो एनवायरमेंट है वो इतना डेंस हो जाता है कि जब ये अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं तो इनमें फ्रिक्शन हो जाता है।
और फ्रिक्शन होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, वहीं पर खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो तुमने देखा होगा रात को टूटते हुए तारे, तो याद रखना एक्चुअल में तारे टूटते नहीं है। मैंने आपको कई बार ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तारे जो होते हैं, स्टार जो होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती कभी, सॉरी तारे कभी टूटते नहीं है, तारों की डेथ हो जाती है। होता क्या है, जैसे सन है, सन भी एक दिन डेथ हो जाएगी, ये ब्लैक होल बन जाएगा, तो टूटेगा नहीं कभी, ब्लैक होल बन जाता है। तो जो टूटता हुआ तारा होता है ना बेसिकली, जिससे तुम कुछ भी मांग लेते हो ना, वो बेसिकली एक एस्टेरॉयड होता है। और जब वो हमारे सरफेस में एंटर कर जाता है, हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर जाता है, तो हम उसे मीटियोर कह देते हैं। तो मीटियोर जब इसमें आता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो खत्म हो जाता है। सोचो ऐसा नहीं होता तो सीधा तुम्हारे घर के ऊपर एक मीटियोर टकरा जा रहा है और तुम चले जा रहे हो जमीन के अंदर, ठीक है, कितना डिस्ट्रक्शन हो जाता है। समझ में आ रही है ना। आपसे पूछेगा कहां पर मीटियोर्स का फ्रिक्शनल फोर्सेस से उसका डिस्ट्रक्शन होता है, तो कौन सा, मीसोस्फेयर, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। उसके बाद कौन सी आपकी, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या करते हो आप लोग, तो थर्मोस्फेयर के अंदर ऑरोराज बनते हैं, थर्मोस्फेयर के अंदर सैटेलाइट चला छोड़ते हो आप। देखो थर्मोस्फेयर बेसिकली, ऑरोरा क्या होता है समझना, जब एयर, ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो एयर जो है ना वो थोड़ी सी क्या होनी शुरू हो जाएगी, दूर दूर होना शुरू हो जाएगी, डेंस कम हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सनलाइट उसके ऊपर गिरती है ना, तो होता क्या है कई बार कि वो जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं एयर के, वो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो चमकने लगता है, ऐसे लगता है जैसे बल्ब जल रहा हो। और ये मैक्सिमम पोल्स पर देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब से 2-4 महीने पहले लद्दाख में ये प्रोसेस हुई थी, हमने पढ़ा भी था उसको, क्लासरूम में भी पढ़ा था, ठीक है, शायद इस यूट्यूब पे पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो वो जो ऑरोरा बनता है वो कहाँ बनता है, तो ऑरोरा भी आपके कहाँ पर बनता है, थर्मोस्फेयर में। ऐसा लगता है कि अलग अलग कलर के बल्ब लगा दिए गए हो, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, थर्मोस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्फेयर में क्या होगा, इसमें स्पेसशिप रहेगी, ठीक है, और ये लगभग एब्सोल्यूट जीरो, मतलब बिल्कुल ऊपर एंड में चले जाओगे, आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाएगा कहां से, एक्सोस्फेयर से, समझ गए। तो ये कुछ लेयर्स है हमारी किसकी, उसकी एटमॉस्फेयर। अब बात कर लेते हैं ओजोन, जो हमारा आज का टॉपिक है। ओजोन जो है ना कहां पर है, मैंने कहा कि लगभग 10% इस वाले रेंज में है, लगभग 90% इसमें। अब कहोगे कि सर ओजोन करती क्या है, तो समझना ओजोन लेयर है ना बेसिकली, ओजोन का मतलब क्या है, देखो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो O2, और इसमें एक और जोड़ दूं O3, तो क्या बन गया, ओजोन। तो ये गैस होती है जो अपनी जो सन होती है ना, उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज, उनसे क्या होता है, हमें स्किन कैंसर और बहुत सारी प्रॉब्लम होने का डर रहता है। तो उन अल्ट्रावायलेट रेज को ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो वो जो हार्मफुल जो लाइट है वो हमारे सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाती, तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है या जो हमारे यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, अच्छी लाइफ चलती है, ठीक है, और ये उसको रोक देती है। लेकिन हुआ क्या कि हम धीरे धीरे क्या करने लगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रोडक्शन करने लगे, मतलब हम एसी फ्रिज इतना यूज करने लगे, इसमें जो कूलेंट यूज करते हो इनसे क्या निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आजकल तो फिर भी अच्छे आ गए, पहले तो बहुत ज्यादा निकलता था। अब क्या हुआ, इनमें से ये निकल के चली गई गैस कहाँ पे, ऊपर, और जब ऊपर जाती है तो ओजोन लेयर होती है ना, उस ओजोन लेयर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और जब डिस्ट्रैक्ट कर देती है तो सन की रेज सीधी सरफेस पे आती है, और मान लो तुम्हारे ऊपर गिरी तो सीधा तुम्हें स्किन कैंसर या जलन हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, प्रॉब्लम कर देगा। तो क्या तुम चाहते हो क्या कि ऐसा हो कि तुम बाहर निकलो सुबह सुबह, है ना, घूमने फिरने जाना था कहीं पर, ठीक है, थड़ी पर जाना था, कहीं जाना था, पता चले धूप गिर रही है और तुम जल गए, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं चाहते ना। तो ओजोन लेयर को अच्छा रखो, कैसे अच्छा रखोगे, ऐसे मटेरियल से ऐसे प्रोडक्शन मत करो कि भाई वो खत्म हो। उसको बचाने के लिए क्या हुआ, अब आ जाते हैं पॉइंट पे। तो देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहां पे है, कनाडा। यहां पर क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ था, एक प्रोटोकॉल यानी कि एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया टू एड्रेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर को कैसे डिस्ट्रक्ट होने से बचाया जाए, उसके ऊपर मीटिंग हुई। तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर, ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट है। इट वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड बाय द ऑल नेशन, सभी नेशन ने इसको साइन किया, क्योंकि ओजोन तो हर देश के ऊपर है। अमेरिका अगर नहीं करेगा तो क्या अमेरिका के ऊपर यूवी नहीं जाएंगी क्या, वो तो सभी पे जाएंगी, बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू बिगिन फेजिंग आउट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन 1993 एंड टू अचीव 20% रिडक्शन कंपेयर टू 1986। 1986 के कंपेयर में 1993 में इनको टारगेट रखा गया कि 20% कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो जनरेट करेंगे ताकि ओजोन को बचाया जा सके। उसके बाद 1998 तक का टारगेट रखा कि उनको 50% इसको कम करना है। उसके बाद कुछ और अमेंडमेंट हुए इसमें, तो याद रखना
द लंदन अमेंडमेंट 1990, ठीक है, द कोपेनहेगन अमेंडमेंट 1992, द मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 1997, ठीक है, द बीजिंग अमेंडमेंट 1999 और द किगाली अमेंडमेंट कब होता है 2016। ये सारे इस ओजोन लेयर को बचाने के लिए किए गए और ओजोन लेयर को बचाने का टारगेट ईयर कब का था तो 2029, ठीक है, आई थिंक 2029 है, 5 साल पहले की बात करें 2030 होगा, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ हमें देखने को मिला है थोड़ा बहुत कम हुआ है। बात समझ में आ रही है। जैसे आज से 3-4 महीने पहले भी हमने पढ़ा था दिसंबर के महीने में कि जो आपका आर्कटिक या जो आर्कटिक वाला रीजन है उसके ऊपर बहुत बड़ा होल पाया गया था, किसका, ओजोन लेयर का। मतलब ये नहीं है कि उसमें होल हो गया, मतलब वो बीच में गैप हो गया जहां से ओजोन लेयर ही गायब हो गई, और जब ओजोन लेयर उससे गायब हो गई तो सीधी यूवी रेज पड़ रही होंगी तो ग्लेशियर्स और ज्यादा पिघल रहे होंगे। तो जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं 2100 है ना, 2070 इंडिया का टारगेट, 2050 वर्ल्ड का टारगेट, उसमें भी कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है, उसको अचीव करने में नहीं हमारी हेल्प करता, उसको ब्लॉक करता है। समझ रहे हो। तो हमें ओजोन को बचा के रखना चाहिए, बस वही सब लिखा है। तो जितने फैक्चुअल पॉइंट मैंने बताए उनको एटलीस्ट आप याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन, सेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा खुद का एक डीप सी मिशन कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रेयर मिनरल्स हैं वो हमारे सरफेस पर अवेलेबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जो पानी है उसके अंदर रेयर मिनरल मिल जाएं, जैसे लिथियम आयन हो गया, ये सब। तो हमने क्या किया, एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है समुद्रयान, ठीक है। वो किसका पार्ट है, डीप ओशियन मिशन हमने स्टार्ट किया था, उसका पार्ट है। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, ठीक है। ऐसे ही हमने सागरमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो पोर्ट होते हैं, है ना, उन पोर्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए यूज किया गया था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये क्या है डीप सी मिशन, ये आपका क्या बोलते हैं मत्स्य 6000 क्या है, तो समझना ये एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। किसने डेवलप किया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। भारत दुनिया के टॉप 6 कंट्रीज में हो जाएगा जो ऐसा करने वाले हैं। उससे पहले यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना ये कर चुका है, ठीक है। डीप ओशियन मिशन के अंदर कितने पैसे का मतलब कि उसमें बजट था 6000 करोड़ रुपीज का, ठीक है। किस किस ने मिलकर बनाया, इसरो ने, आईआईटीएम ने और डीआरडीओ ने इसको मिलकर बनाया हुआ, ठीक है। और 30% जो पॉपुलेशन है भारत की कहाँ पे रहती है, कोस्ट लाइन पे लिखी रहती है। ये जस्ट नॉर्मल सा डाटा है, ठीक है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का मान लो ये कुछ ऐसी इमेज बनी, तो यहाँ पे आपने देखा महाराष्ट्र, ठीक, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर कौन सा होता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो लगभग 5 स्टेट इधर, 4 स्टेट इधर, 9 स्टेट यहाँ पे रहते हैं। तो लगभग भारत की 30% पॉपुलेशन कोस्टल रीजन के ऊपर हमारी रहती है, और हम इसी कोस्टल रीजन पर सरफेस के पास जाकर ओशन सरफेस में क्या करना चाहते हैं, रेयर मिनरल को ढूंढना चाहते हैं। मिशन का नाम क्या है, समुद्रयान। और उसमें जो सबमर्सिबल यूज होगी उसका नाम क्या है, जो ये डेवलप करने वाले हैं, मत्स्य 6000। और 6000 नाम क्यों है, क्योंकि 6000 मीटर नीचे जाकर हम उसको डेवलप करने वाले हैं। 6000 किलोमीटर मत कर देना, क्योंकि अर्थ का पूरा डायमीटर ही क्या है 12,724 किलोमीटर के आसपास, और तुम अगर 6000 किलोमीटर चले जाओगे तो दूसरी तरफ ही निकल जाओगे। बात समझ में आ रही है ना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, सिंपल सिंपल उसको थोड़ा सा याद रखना। डेडली फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया आउटब्रेक इन द जापान। देखो जापान के अंदर एक खतरनाक बैक्टीरिया चल रहा है। ये ऐसा बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी बॉडी को खाना शुरू कर देगा, और विद इन 48 आवर्स आपकी डेथ हो जाएगी। अगर आपने अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं किया, अच्छे से दवाइयाँ नहीं ली, हाईली स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ नहीं ली, तो आपकी 48 आवर के अंदर डेथ हो जाएगी। आपका पूरा बॉडी क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये पिछले साल इसके लगभग 900 के आसपास केसेस थे, इस साल इसके 1000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं जापान में। तो हो क्या रहा है, एक्चुअल में एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या याद रखना, आपसे पूछ सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये उस बीमारी का नाम है। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अगर पूछे बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कितनी देर में आपकी डेथ हो सकती है, विद इन 48 आवर्स, ठीक है। और इस साल इसके 1000 से ज्यादा केस आ चुके हैं वहां पे, तो न्यूज में बना हुआ है, बस थोड़ा सा याद रखना कहां पे फैल रहा है, जापान के अंदर, जिसका नाम क्या, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया। जैसे अभी इंडिया में कौन सा आया था, एक आता है ना माइंड ईटिंग बैक्टीरिया।
हाँ, केरला के अंदर एक लड़की होती है, अरे लास्ट ईयर एक लड़के की डेथ हुई थी ऐसे ही, है ना, ये तो पता चल गया, कईयों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, डेथ हो गई, पता नहीं रात को सही सोया था, सुबह पता नहीं क्या हो गया, चेकअप नहीं करवा पाते, तो ऐसे डेथ तो बहुत होती होंगी। तो हुआ क्या था कि वो स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, ऐसे गंदे की स्विमिंग पूल में नहा लिया होगा अनहाइजेनिक में, उसके कान में बैक्टीरिया चला गया, अमीबा बेसिकली, माइंड ईटिंग अमीबा, और उसने क्या किया, उसके दिमाग को खा लिया, खाली कर दिया, और उसके 2 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो सेम ऐसे ये क्या है, तो ये बैक्टीरिया आपके फ्लैश को खाता, आपके मांस को खाना शुरू कर देता अंदर ही अंदर, और आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा केस बढ़ते हैं। अभी तो मैं कह सकता हूं कि एपिडेमिक बना नहीं है, अगर एपिडेमिक बन गया, मान लो जापान से कोई इंडिया आया और वो लेकर आ गया अपने साथ और उसने फैला दिया, ठीक है, हालांकि वायरस नहीं है तो इतना तेज नहीं फैलेगा, लेकिन मान लो आ गया, तो हो सकता है इंडिया में धीरे धीरे शहरों में बढ़ जाए, धीरे धीरे पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों में चला जाए, फिर ये एपिडेमिक बन जाएगा, पैंडेमिक बन जाए कोविड की तरह। हम नहीं चाहते ऐसा हो। ठीक है, तो बस थोड़ा सा याद रखना कौन सा बैक्टीरिया है, क्या उसने किया है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। NSAs ऑफ इंडिया US रिव्यू ICET कोऑपरेशन। देखो बेसिकली ICET कोऑपरेशन है क्या, ये पूरा नाम समझना, इंडिया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। कब स्टार्ट हुआ था, अनाउंस्ड बाय द इंडिया एंड द US इन मई 2022, ऑफिशियली लॉन्च्ड इन द जनवरी 2023, रन बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ बोथ द कंट्रीज। ठीक है, दोनों कंट्रीज के सिक्योरिटी काउंसिल इसको रन करते हैं। बेसिकली ये 6 एरियाज में काम करता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, 5G 6G टेक्नोलॉजीज। अब समझना है क्या, ये तो उसमें लिखा है, याद कैसे रखोगे। US और इंडिया ने अपने डिफेंस सेक्टर में या अपने अपने देशों में टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, हम अपनी टेक्नोलॉजी तुम्हें देंगे, तुम अपनी टेक्नोलॉजी हमें दोगे, दोनों मिल बांट कर एक नई अच्छी टेक्नोलॉजी चलाएंगे, दोनों मिल बांट कर डेवलपमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम क्या था, ICET, इंडिया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। कब आया था, 2022, ऑफिशियली 2023, और अभी उसकी मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे दोनों क्या मिले, सिक्योरिटी एडवाइजर उसमें मिले होते हैं। जैसे कि ये कौन है, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, जिनको तीसरी बार बना दिया गया है हमारा सिक्योरिटी एडवाइजर। ये कौन है, इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ओके। और ये न्यूज किसके वजह है, पन्नू की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसके ऊपर है। ठीक है, लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं ये सब, पन्नू वाला केस, कनाडा वाला, ये सब। नेक्स्ट कौन सा, रामसर साइट। देखो रामसर साइट क्यों आ गई न्यूज में, समझना। अभी तक आपने पढ़ा होगा, लास्ट अगर आप कंटिन्यू बने हुए हो 2-4 महीनों से, तो आपने पढ़ा होगा भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है, 80। लेकिन अभी 2 नई रामसर साइट बन चुकी हैं, कौन कौन सी, तो एक आपकी है नागी बर्ड सेंचुरी और दूसरी नागटी बर्ड सेंचुरी। और ये दोनों के दोनों क्या है, मैन मेड रिजर्वायर है, लोकेटेड इन द झाझा फॉरेस्ट रेंज ऑफ द जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में झाझा के जंगलों के अंदर 2 बर्ड सेंचुरी है, नागी और नागटी। इन दोनों को क्या बना दिया गया, रामसर साइट में ऐड कर दिया गया। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है, UK 175, दूसरे नंबर पे मैक्सिको 144, और इंडिया और चाइना दोनों के पास बराबर बराबर 82 हो चुकी हैं। तो रामसर साइट में इंडिया की रैंक 3rd हो चुकी है, चाइना के बराबर। पहले नंबर पे कौन है, UK, दूसरे पे मैक्सिको। ठीक है, वेटलैंड्स। और इस बार देखो हुआ क्या था, बेसिकली समझना कि एक होता है नेशनल पार्क, एक होता है रामसर साइट, है ना। तो हम रामसर साइट को डिस्कस कर लेते हैं, नेशनल पार्क और ये तो हम पढ़ते रहते हैं। एक ऐसी जगह जो पानी के आसपास है और हमें उस पानी के आसपास की जगह को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि वहां के फ्लोरा फोनाज को प्रोटेक्ट किया जा सके। और हम नहीं चाहते कि ये वाइप आउट हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हमेशा बने रहे। तो हम क्या करते हैं, इनको रामसर साइट नाम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके लिए एनवायरमेंट, इसको बचाने के लिए कन्वेंशन हुआ था कब, 2 Feb 1971। और वो कहां पर हुआ था, तो याद रखना रामसर सिटी। और रामसर सिटी कौन से देश में है, तो याद रखना ईरान के अंदर रामसर सिटी बनी हुई है। और इस रामसर सिटी में ये कन्वेंशन हुआ था, तो इसकी वजह से इस वाली दिन हम क्या बनाते हैं, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी बनाते हैं। देखो ये एक्चुअल में होती है वेटलैंड्स, ठीक है, लेकिन इसको रामसर साइट भी कह देते हैं क्योंकि रामसर में ही क्या होता है, इनकी मीटिंग हुई होती है। ठीक है, और कब हुई थी, 2 फरवरी। और 2 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी बनाते हैं। ठीक है, और इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड द ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया इसमें कब ऐड हुआ था, तो याद रखना इंडिया ने रामसर साइट को ज्वाइन किया होता 1982 के अंदर। और उसके बाद से इंडिया में आज तक कितनी साइट हो चुकी हैं, 82। तो हमें पहला और आखिरी याद रखना होता है, जैसा कि हम करते हैं। ठीक है,
जैसे पहला किसको मिला था, चिलिका लेक उड़ीसा के अंदर, जो कि एक लैगून लेक है, ठीक है। उसके बाद केवला देवी नेशनल पार्क है, उसको 1981 में जोड़ा गया, दोनों को एक साथ, ठीक है। और इंडिया उसमें ज्वाइन कब करता है, ऑफिशियली 1982 में उसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। ऑफिशियल साइन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा लार्जेस्ट कौन सा है, तो सुंदरवन, जानते हो आप, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, सुंदरवन का डेल्टा, वहीं पर सुंदरवन क्या बना हुआ है आपका, रामसर साइट। उसके बाद कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो रेणुका कहां पे है, हिमाचल प्रदेश। तो स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है। और कब आया था, क्यों आया था, कैसे आया था, क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हम एनवायरनमेंट की क्लासेस में पढ़ लेते हैं इन चीजों को, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम करते रहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ लद्दाख में कौन सा है, तशोकार वेटलैंड है, ठीक है, तसो मोरीरी है। जम्मू कश्मीर में वूलर लेक, ओकेरा वेटलैंड, सुरिनसार, हगम, सालबाग, हरिके, कंजली, रोपड़, नाग। देखो ऐसे रटना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं फर्स्ट और लास्ट, और अगर कोई न्यूज में आता है कि उस जगह ये हुआ, उस जगह ये हुआ और हमने पढ़ा न्यूज में था, तो वो याद रखना है। अदरवाइज उसको सपने नहीं आ रहे कि वो तुमसे कुछ भी पूछ लेगा। और समझ में आ रही ना, उसको पता है कि 12th क्लास बच्चा कितना याद कर सकता है, वो जनरल अवेयरनेस रखेगा, भाई न्यूज में क्या चल रहा है, वो तुम्हारे सबके नाम नहीं याद करेगा। तुम 82 रटने भी बैठोगे तो 4 क्लैट निकल जाएंगे, तुम्हें याद नहीं होंगे नाम, समझ रहे हो ना। तो इस सीक्वेंस से ही याद करना है, पढ़ना है, ठीक है, स्मार्ट तरीके से थोड़ा। नेक्स्ट कौन सा है, कर्नाटका गवर्नमेंट लुकिंग इनटू मेंस्ट्रुअल लीव प्रपोजल। देखो अभी क्या हुआ, कर्नाटक सरकार जो है ना वो सोच रही है किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में। देखो मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में क्या है कि जो गर्ल्स होती हैं है ना, जो महिलाएं होती हैं, उनको जो पीरियड्स होते हैं उनके टाइम पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, मेंटली भी, फिजिकली भी, है ना। हर जगह तो हम बात करते हैं कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। कहाँ पर इक्वालिटी है, अगर मैं गर्ल्स और गर्ल एक बॉय को उसको मैं कंपेयर करता हूँ, तो मान लो तुम क्लैट की तैयारी कर रहे हो, तुम साल के 365 डेज पढ़ लेते हो, लेकिन वहीं बगल में एक लड़की है, उसके महीने के 3-4 दिन तो सिर्फ पीरियड्स में, मेंस्ट्रुअल में, साइकिल में निकल जाते हैं, जिसमें वो ना पढ़ पाती है ना कुछ कर पाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ 12 महीने होते हैं तो कितने दिन हो गए, 48 दिन हो गए, लगभग 2 महीने तो उसके वेस्ट ही हो गए। और समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से जो इनका वर्क फोर्स में, वर्क कल्चर में इनकी जो एफिशिएंसी, इनको बढ़ाने के लिए है ना, इनको रिलीफ देने के लिए कर्नाटक सरकार सोच रही है कि हम यहाँ की महिलाओं को क्या देना शुरू कर दें, मेंस्ट्रुअल लीव। आपसे कहेगा क्या दुनिया में कहीं और भी होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। कहां पर, तो आपने जापान नाम सुना होगा, जापान में आज लगभग 70-75 साल हो गई मेंस्ट्रुअल लीव चलते हुए, लेकिन वहां की जो वुमेन होती है वो लेती नहीं है। वो कहती है नहीं इससे अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें लीव नहीं चाहिए, हमें क्या करो, प्रॉपर हाइजीन प्रोवाइड करा दो। देखो आप अपने एक नाम सुना होगा, सर्वाइकल कैंसर, सीसी, है ना, सर्वाइकल कैंसर। ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर, या जो गर्ल्स होती है उसमें ज़्यादा होने के चांस रहते हैं ये, इसलिए सरकार एक स्कीम भी चला रही है जो 9 ईयर से लेकर 17-18 ईयर तक की लड़कियों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्या नाम है उसका, ये शायद मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ चुका है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। और शुरू में ऐसा लगता है, देखो दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पर जो जैसे सैनिटरी पैड्स हैं उनके साथ दिक्कत क्या है कि एक तो अवेलेबिलिटी नहीं होती, एक अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अचानक से अगर किसी गर्ल को नीड पड़ जाए तो उसको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो अनहाइजेनिक कपड़े यूज करना, अनहाइजेनिक प्रोडक्ट यूज करने से क्या होती है, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो वुमेन है ये कहती है कि हमें मेंस्ट्रुअल लीव मत दो, हमें सारी फैसिलिटीज दे दो। जहाँ हम काम कर रही है वहाँ पर एक हाइजीन बाथरूम हो, हाइजीन वहाँ पे एनवायरनमेंट हो, ठीक है ना, अफोर्डेबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो इन सैनिटरी पैड्स की, इन सब की, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा काम भी ठीक रहेगा और उससे क्या होगा, हम वर्क भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो क्यों लाई जा रही है, बस इसी बात के लिए, समझ गए। और कौन सा स्टेट है जो उसको लाने की बात कर रहा है, तो आपका कर्नाटक, ठीक है। और हमें इसके लिए लीव भी सरकार की मर्जी है, दे रही है कि नहीं दे रही, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है। हमें इसको धीरे धीरे सोसाइटी में अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन आज भी हमारे समाज में इसको बहुत गलत तरीके से देखा जाता है, ठीक है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं, आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो एक पता नहीं कौन सी जगह है वहाँ पे उसको घर से बाहर एक कमरे में कैद कर देते हैं, है ना, कि ये तो अब अपवित्र हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर एक सर्टेन एज पर आप पहुंच जाते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हमें इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सरकार भी बहुत सारे कदम उठाती है, सरकार भी बहुत सारे काम करती है, ठीक है। और आपने देखा होगा अक्षय कुमार, इतने सारे बड़े बड़े स्टार ऐड वगैरह भी करते हैं, तो वो सब बातें हैं, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है कौन सी सरकार ये करना चाह रही है, तो कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट।
द लास्ट कॉन्टिनेंट मस्ट रिमेन प्रिस्टाइन वाइल्डरनेस। देखो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7। एक हिडन कॉन्टिनेंट भी आया था ना बीच में, आपने नाम सुना होगा न्यूजीलैंडिया, सॉरी जीलैंडिया, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास ओशियन में सबमर्ज्ड है 2 to 3 किलोमीटर नीचे। ठीक है, उसको कहा गया था कि माने कि ना माने, तो हमने नहीं माना। ठीक है, वो बाद की बात है। मैंने कहा कि जो लास्ट कॉन्टिनेंट है जिसपे बहुत कम आदमी रहते हैं वो कौन सा आपका, अंटार्कटिका। उसको बचाने के लिए कुछ दिन पहले 46th अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, कंसल्टेटिव मीटिंग, कहां पर, कोची केरला में। ठीक है, और इसके ऊपर डिबेट चल रही है, डिबेट ऑन द अंटार्कटिक टूरिज्म। देखो हुआ क्या कि पहले अंटार्कटिका में बहुत कम लोग जाते थे, हजार सैकड़ों जाते थे, हंड्रेड्स में, फिर वो थाउजेंड्स में हो गए, अब वो लाख्स में हो गए। और जब ये लोग वहां जाते हैं ना, तो वहां पर जैसे देखो आइस होती है, आइस में क्वालिटी होती है कि जब उस पर हीट की धूप गिरती है ना, तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जब तुम वहां जाते हो, घूमने जाते हो, तो तुम उसके कांटेक्ट में आते हो, तो वो कार्बन फुटप्रिंट हो जाता है, वहां पे कार्बन कांटेक्ट में आ जाता है, और बर्फ के ऊपर, आइस के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर कार्बन की लेयर बन जाती है। तो जब अब अगर उस पर हीट पड़ेगी तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो वहां से क्या होगा, ओशियंस या जो तुम्हारे ग्लेशियर्स हैं उनका पिघलना शुरू हो जाएगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसी को क्या नाम दिया गया, तो इसी को एक वर्ड नाम दिया गया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा, एल्बिडो इफेक्ट। क्या होता है एल्बिडो इफेक्ट, कि जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट होता है उसी को एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम टूरिज्म के चक्कर में जा रहे हो, टूरिस्ट बन के जा रहे हो, तुम वहां कचरा फैला रहे हो, गंदगी कर रहे हो, ग्लेशियर पिघल रहे हो, और एक दिन सारे ग्लेशियर पिघल गए तो क्या करोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने ग्लेशियर्स को बचाना है, हमें अंटार्कटिका को बचाना है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है ना, वो कम से कम फ्री होना चाहिए ह्यूमन एक्टिविटीज से, उसको सेफ रखो। लेकिन सेफ कोई नहीं रखना चाहता, अमेरिका, रशिया, इनको पता है कि इस कॉन्टिनेंट के नीचे पता नहीं क्या, कौन से मिनरल्स, कौन से रिसोर्सेज होंगे, तो सब चाहते हैं कि उसको निकाल लिया जाए। लेकिन अगर निकालने के चक्कर में अगर तुमने बर्बाद ही कर दिया सब कुछ, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया, वहां पे कार्बन फुटप्रिंट इतना कर दिया, तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा, समझ रहे हो। तो वही सब इसमें डिस्कस किया गया है जस्ट। ठीक है, आपसे पूछेगा वहां पे होता क्या है, तो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। हम पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं इस न्यूज को कि हमारे वहां पर कुछ स्टेशन बने हुए हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री हमने 1983 में बनाया था, जो पानी में सबमर्ज हो गया था, उसमें सॉरी बर्फ में खराब हो जाता है। फिर हमने मैत्री बनाया 1989, और 2012 में हमने भारती स्टेशन बनाया। ठीक है, तो हमारे कितने स्टेशन है वहां पे, 3 एक्टिव कौन से, 2 मैत्री और भारती। ठीक है, क्या करने के लिए, तो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वहां पे। ठीक है, टूरिज्म जाता है वहां पे, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीजें आपस में क्लैश करती नजर आती है। एनवायरमेंट भी बचाना है, टूरिज्म भी लाना है। ठीक है, साइंटिस्ट जो रिसर्च भी करेंगे, लेकिन तीनों एक साथ होगा तो चैलेंज हो जाएगा, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के ऊपर क्या हुई है, 46th अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इसमें हुई होती है, ATCM। ठीक है, उसके बाद पूछेगा जब ये बनी, जब इसमें कितनी कंट्रीज थी, तो 12 कंट्रीज थी जब ये ट्रीटी स्टार्ट हुई थी। आज इसमें कितने हैं, 56 कंट्रीज है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 1983 में, जब इसने दक्षिण गंगोत्री बनाया। तो ये कुछ बेसिक्स याद रखना, और ये हम पहले भी 2-4 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिस दिन हुआ था उस समय भी हमने इसको पढ़ा होता है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो बेस्ट, तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। ठीक है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।